नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम लोग सीटेट के आज के हुए पेपर के आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन सूत्रों से पता चला है कि आज करीब 15 प्लस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों, पिछले एग्जाम के क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए जो भी एग्जाम का हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर सूत्रों से मिले हैं मुझे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है। तो हिंदी भाषा जो पढ़ाई जाती है वो किस विधि से पढ़ाना सबसे उचित होगा। तो या अनुकरण विधि होनी चाहिए, या फिर आगमन और निगमन विधि होनी चाहिए, या भाषा प्रयोगशाला विधि होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी होनी चाहिए। ठीक है, अनुकरण विधि में क्या होता है कि बच्चा सुन के बोलता है, जो आप बताएंगे, जो टीचर बताएगा वही बच्चा बोलेगा, तो उसे अनुकरण करेगा। तो अनुकरण विधि ये सही लग रही है, ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल। आगे आगमन निगमन विधि माने क्या होता है, पहले उदाहरण दे के समझाना, या फिर पहले समझाना फिर बच्चों से कह देना उदाहरण दो। तो ये बच्चों के ऊपर भी डिपेंड होता है, टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी विधि अपनाना चाहता है। टीचर पहले उदाहरण देना चाहता है फिर बच्चों से निकलवाना चाहता है क्या आंसर होगा, या फिर पहले बताना चाहता है फिर उदाहरण देना चाहता है। आगे भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा को अलग अलग रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ये विधि होनी चाहिए बिल्कुल। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे क्रिएटिव बनेंगे। तो भाषा प्रयोगशाला विधि आ सकती है, और दूसरा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सारी विधि को प्रयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी विधि आपको सही लग रही होंगी, तो जहाँ पे अगर सारी चीज़ें सही लग रही होंगी वहाँ उपयुक्त सभी लगा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उपयुक्त सभी ही आंसर होता है। जहाँ पे उपयुक्त सभी आए वहाँ पे आप टिक लगा दीजिए बिना सोचे समझे। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं, कि प्रेरणा का सिद्धांत है भाषा शिक्षण का, या फिर क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, या फिर जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। अब भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है वो, जाहिर सी बात, भाषा शिक्षण से प्रेरणा भी मिलती है, तो प्रेरणा का सिद्धांत हुआ। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, तो बिल्कुल ये भी हुआ। भाषा शिक्षण में करके हम लोग सीखते हैं। आगे जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, हम लोगों को जीवन से जुड़ने में मदद कर मिलती है। जब भाषा सीखेंगे तभी हम लोग बात कर पाएंगे, तभी चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे दुनिया में क्या है, क्या लिखा है, कितनी किताबें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो मैंने जैसे बताया, उपयुक्त सभी जहाँ पे आ जाए अपना दिमाग जरूर लगाएं। ऐसा नहीं कि दिमाग ना लगाएं, लेकिन जहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाए वहाँ पे उपयुक्त सभी ही काफ़ी बार आंसर होता है, वही आप टिक लगा के आपको आना है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है कि आगमन विधि के रूपों की संख्या क्या है। अब आगमन विधि, निगमन विधि, ये तो आपने पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी रूपों की संख्या भी पूछ दी जाती है। तो अब की बार ये रूपों की संख्या पूछी गई है। तो ये आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, कि अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखेंगे लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आगमन विधि कितने टाइप की होती है, 5 की होती है, या 2 की होती है, या 7 की होती है, या 3 की होती है। तो दोस्तों, आप जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि तब तक मैं आपको आंसर दिखाता हूँ आगमन विधि कितने तरीके की होती है। तो आगमन विधि होती है 2 तरीके की। ठीक है, तो ये बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन एक दिया गया है कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु, तो वाक्य विश्लेषण होता है, उसके शिक्षण हेतु कौन सी विधि सबसे सही होगी। आगमन विधि सही होगी, या फिर निगमन विधि सही होगी, या फिर गीत अभियन विधि सही होगी, या फिर उपयुक्त सभी। तो भाई वाक्य विश्लेषण है, मतलब वाक्य को समझाना है, तो उसको समझाने के लिए सबसे सही कौन सी विधि होगी, आगमन विधि। ठीक है, आगे देखते हैं, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि आगमन विधि, ये मैं बता चुका हूँ अभी। इसके बाद अनुकरण विधि के लिए क्या उपयुक्त है। अच्छा, जो अनुकरण विधि होती है वो सबसे छोटे बच्चों के लिए होती है, कि छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। शुरुआत में स्कूल में आते हैं, क्योंकि आप भी प्राइमरी को पढ़ाने जा रहे हैं या जूनियर को पढ़ाएंगे, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन प्राइमरी के साथ तो आती है ना। तो अनुकरण विधि किस स्तर में उपयुक्त होती है, शिशु स्तर पर उपयुक्त होती है, या फिर उच्च स्तर पर उपयुक्त होती है, या फिर प्रारंभिक स्तर पर उपयोग होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अनुकरण विधि है तो वो शिशु स्तर पर उपयोग नहीं हो सकती, क्योंकि शिशु तो बहुत छोटा होता है। उच्च स्तर पर मैंने पहले ही बता दिया उपयोग नहीं होगी। तो किस स्तर में उपयोग की, वो होगी प्रारंभिक स्तर में। कि
कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, जैसा टीचर करता है उसे देख देख के वो भी करते हैं। जैसे आपने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, उन्हें उतार लेते हैं। आगे कुछ ईवीएस के क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति। ये आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। ये भी क्वेश्चन आए थे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है कि लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी होगी। कौन कौन सी चीजों के लिए, लेखन और उच्चारण। लेखन माने लिखना, उच्चारण माने बोलना, उसके लिए अनुकरण विधि उपयोगी होगी कौन से स्तर पे, प्रारंभिक स्तर पर, या फिर माध्यमिक स्तर पर, और उच्च स्तर पर, या फिर सभी स्तरों पे। तो सिंपल सी बात अभी मैंने बताया कि जो लेखन है या उच्चारण है, उसमें अनुकरण बच्चा कब करता है, जब प्रारंभिक स्तर पे होता है। माध्यमिक स्तर पे तो आप बोल बोल के बच्चों को लिखवाते हैं, उच्च स्तर पे बच्चा खुद ही लिखने लगता है। तो जो प्रारंभिक स्तर है वहाँ पे बच्चों को अनुकरण करने की जरूरत होती है। जो टीचर ब्लैक बोर्ड में लिखेगा उसी को देख देख के बच्चा लिखना सीखेगा, क्योंकि बच्चा अभी सीखने के उसमें है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है कि संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है। तो संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया क्या है, वर्ण शब्द वाक्य, या फिर वाक्य शब्द वर्ण, या फिर शब्द वर्ण वाक्य, या फिर शब्द वाक्य वर्ण। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, संश्लेषण विधि है, मान लो छोटे से बड़े की विधि होती है, ठीक है। तो संश्लेषण विधि में क्या आप करते हैं, सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, ठीक है, फिर शब्द सीखते हैं, फिर ही तो वाक्य बनाते हैं। ऐसा तो करते नहीं कि पहले वाक्य सीख लिया उसके बाद शब्द सीख रहे हैं, उसके बाद आ और छोटा बड़ा सीख रहे हैं। तो जिस हिसाब से चलते हैं उसी हिसाब से चलेंगे। तो संश्लेषण विधि माने छोटे से बड़ा, तो वर्ण शब्द वाक्य की ओर चलेंगे। संश्लेषण विधि जहां भी आ जाए तो आप समझ जाइए छोटे से बड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि में क्या प्रयोग होता है, शब्द से वर्ण प्रयोग होता है, या फिर वर्ण से शब्द, या फिर शब्द से वाक्य, या फिर वाक्य से पैराग्राफ। तो इसमें जो होता है वो शब्द से वर्ण की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं शब्द से वर्ण की ओर, क्योंकि विश्लेषणात्मक विधि दी गई, इसमें बड़े से छोटे होता है। जैसे संश्लेषणात्मक में क्या था, छोटे से बड़ा, और विश्लेषणात्मक में क्या होता है, बड़े से छोटा। तो शब्द बड़ा होता है और वर्ण छोटा होता है। आगे यहाँ पे जो दिया है सेकंड नंबर पे, वो वर्ण से शब्द, मतलब ये तो संश्लेषण हो गया। फिर शब्द से वाक्य, ये भी संश्लेषण हो गया। और वाक्य से पैराग्राफ, तो ये भी संश्लेषण हो गया, क्योंकि ये छोटे से बड़ा है। विश्लेषणात्मक में होता है बड़े से छोटा, तो वहां पे शब्द से वर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रस्तावना माने क्या होता है, जब किसी किताब को आप खोलते हैं, उसका जो पहला पेज होता है उसमें डिटेल दी होती है कि अंदर क्या होने वाला है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कथन करना ये है, या प्रस्तुतिकरण करना, या फिर नवीन ज्ञान ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, या सामान्यकरण करना। तो जो प्रस्तावना होती है उसका उद्देश्य कथन करना तो होगा नहीं, उद्देश्य तो हम किताब का लास्ट में देखेंगे कि क्या उद्देश्य था। प्रस्तुतिकरण करना ये हो सकता है कहीं हद तक, लेकिन जो सबसे सही आंसर होगा आपको वही चूज करना है। तो सबसे सही क्या है, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। कि भाई जो किताब है, मान लो मैथ की किताब है, किसी नए बच्चे को दे दी गई, या ईवीएस की किताब किसी बच्चे को दी गई, तो प्रस्तावना में लिखा होगा कि बच्चा उसमें क्या क्या पढ़ेगा, ये किताब किस बारे में है। तो फिर बच्चा तत्पर होता है नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, जब पता चल जाएगा उसे कि क्या पढ़ने वाला है वो। आगे, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है। तो कौन है, जॉन डीवी है, या फिर डब्ल्यू एच किलपैट्रिक है, या डॉल्टन है, या फिर अरस्तु है। जो ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे ही जितने भी ये दार्शनिक हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तब से ही एक ना एक क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्रोजेक्ट विधि होती है, उससे कौन सी शिक्षा प्रदान करी जाती है, सैद्धांतिक शिक्षा, या जीवन उपयोगी शिक्षा, या फिर बेसिक शिक्षा, या फिर नैतिक शिक्षा। तो जो प्रोजेक्ट विधि होती है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जीवन उपयोगी शिक्षा हम लोग देते हैं प्रोजेक्ट विधि का यूज करके। तो इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए दिमाग में, जिससे दोबारा अगर रिपीट हो तो आप तुरंत करके आए।
आगे देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि? अनुकरण विधि है या आगमन निगमन विधि है या फिर भाषा प्रयोगशाला विधि है या फिर उपयुक्त सभी। तो मैंने जैसा बताया उपयुक्त सभी जहाँ पे आ जाए उपयुक्त सभी आप लगा देंगे। तो सिंपल सी बात है, अनुकरण विधि से भी हिंदी सीख सकते हैं, आगमन निगमन विधि से भी सीख सकते हैं और भाषा प्रयोगशाला करके भी सीख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी पहला क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।